नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ दी है? ये युद्ध अदृश्य है और इस युद्ध पर दुनिया के कई एक्सपर्ट की नजर है, क्योंकि ये युद्ध दुनिया में सुपर पावर कौन होगा इसको लेकर है। इस युद्ध में ये युद्ध अभी हम दिखा रहे हैं आपको सब तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, कोई हवा हवाई नहीं। इस युद्ध में ईरान और चीन एक साथ हैं। उस एक्सिस में आप अगर काउंट करेंगे तो वहां पर आपको रूस और उत्तर कोरिया भी मिलेंगे, लेकिन प्राथमिक रूप से ये जंग ईरान और चीन मिलकर के लड़ रहे हैं और दो मोर्चों पर है। एक तो दिख रहा है और दूसरा नहीं दिख रहा है, चर्चा में नहीं है, लेकिन वहां पर भिड़ंत बहुत तगड़ी है। मार्को रूबियो से लेकर के ट्रंप तक बौखलाए हुए, यानी चीन इस युद्ध के जरिए पूरी दुनिया में तख्ता पलट की तैयारी में है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज, एक झटके में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की तैयारी है। ईरान के साथ मिलकर 100% कब्जा, कहते हैं एक वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना, जियो पॉलिटिक्स पर कब्जा कर लेना, पकड़ बना लेना। 100% कब्जे की प्लानिंग है और ट्रंप का खेल जो शुरू किया ट्रंप ने पूरी दुनिया में उछल कूद मचाना, वो पूरा खेल जिनपिंग खत्म करने की तैयारी कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका कंगाल हो जाए, अमेरिका में टूट शुरू हो जाए जैसे यूएसएसआर में हुआ था, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। थोड़ा गंभीर और तकनीकी मामला है। फैक्ट्स मैंने कहा शुरू में, फैक्ट्स बहुत सारे हैं। कितने परसेंट व्यापार, युद्ध की क्या हालात हैं, अमेरिका की शर्तें क्या हैं और चीन उसमें क्या कर रहा है, क्या कर रहा है और क्या प्लान कर रहा है, ये सारा समझना होगा। थोड़ा तकनीकी मसला मैंने कहा। तो भाव को ले आइए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। स्वागत है भाव। पहले दो पार्ट में, पहला पार्ट हम ईरान, जहां पर डायरेक्ट ईरान और चीन का गठबंधन है, पहले उस पार्ट पर चर्चा करेंगे और फिर सेकंड पार्ट में पहले ही पूरे प्रोग्राम का फॉर्मेट दर्शकों को बता दूं ताकि वो उस हिसाब से हमारे साथ बने रहें। दूसरे हिस्से में जो दूसरे सवाल पे आएंगे तो हम जाएंगे वो हिस्सा जहां पर एक अदृश्य जंग शुरू हुई है और वो चीन और अमेरिका के बीच डायरेक्ट है। वहां पर ईरान की भी भूमिका नहीं है, ईरान के बगैर चीन ने नाक में दम कर दिया है। पहले लाइए जरा एक हेडलाइन दिखाइए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तख्ता पलट कर सकता है चीन, ईरान संग मिलकर बड़े गेम की तैयारी। अभी गेम क्या है, कई जो है इंडिया से लेकर के और विदेश तक के कई एक्सपर्ट्स इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जरा भीतर चलिए खबर के, क्या चल रहा है होर्मुज पर, क्योंकि होर्मुज को लेकर के ही 48 घंटे एक अल्टीमेटम दिया ट्रंप ने, जिसमें आधा बीत गया। ईरान लोड नहीं ले रहा है, ईरान ने तो फेंक दिया, सब प्रपोजल वगैरह फेंक दिया। कहा कोई भी टेम्पररी, ईरान की तरफ से बिल्कुल साफ कहा गया है कि कोई भी टेम्पररी सीज फायर होर्मुज की कीमत पर नहीं होगा। मतलब आपको करना है टेम्पररी सीज फायर, कर लो, हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन ये सोचो कि हम होर्मुज खोल देंगे तो अमेरिका, इजराइल और इसके चेलों के लिए होर्मुज नहीं खुलने वाला है। बिल्कुल सीधी सपाट बात। तो देखिए, चीन जो है इसी जलमार्ग पर नजरें गड़ाए हुए है। ये मार्सेलस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर सौरभ मुखर्जी हैं। अलग अलग जगहों से सब अलग अलग मीडिया हाउसेज ने की है, रिपोर्ट कलेक्ट की है और सबको हम एक जगह लेके आए हैं। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर सौरभ मुखर्जी ने मौजूदा समीकरणों को देखते हुए कहा है कि चीन वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ी रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए ईरान के साथ मिलकर होर्मुज पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर सकता है। एनडीटीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो दुनिया के बड़े हिस्से की तेल सप्लाई पर चीन का प्रभाव बढ़ जाएगा। उन्होंने एक बयान में कहा कि मेरा आकलन है कि चीन अब इस दिशा में आगे बढ़ेगा। चीन ईरान के साथ गठबंधन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि चीन और ईरान मिलकर होर्मुज पर नियंत्रण रखें और इस तरह दुनिया के एक बड़े हिस्से की तेल आपूर्ति पर उनका नियंत्रण हो जाए, स्थापित हो जाए। यह चीन के लिए एक तख्ता पलट की तरह होगा। 20% ईंधन पर, ऊर्जा पर अगर दुनिया के नियंत्रण चीन और ईरान मिलकर बना लिए
तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। अब 20% है, इस 20% के साथ 20% तेल पर डायरेक्ट नियंत्रण हो गया। इस 20% तेल में बहुत कुछ इसमें ऐड ऑन नहीं है। इस 20% का मतलब ये नहीं कि 80% फिर अमेरिका के नियंत्रण में है। ये 20% नियंत्रण गल्फ को, जो मिडिल ईस्ट है, वो अमेरिका के नियंत्रण से उसको बाहर निकाल देगा, उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा पूरा मिडिल ईस्ट। अगला लाइए पन्ना। हाँ, वही कार्नेगी कार्नेगी एक जो है समूह है, ग्रुप है, उसके एक्सपर्ट हैं अब्दुल्ला बाबूद। उनका कहना है कि चीन की खाड़ी देशों के तेल पर निर्भरता अब एक बड़ी रणनीतिक सोच में बदल चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक होने के कारण चीन के लिए होर्मुज के रास्ते तेल सप्लाई जारी रहना बेहद जरूरी है। बता दें कि चीन पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए ईरान से सस्ता तेल खरीद रहा है, जिससे ईरान उसका अहम सप्लायर बन गया है। 2021 में दोनों देशों के बीच 25 साल की रणनीतिक साझेदारी भी, स्ट्रेटेजिक डील भी हुई थी, जिससे यह रिश्ता और मजबूत हो गया। इसमें सस्ते तेल के साथ बड़े स्तर पर चीनी निवेश शामिल है और इससे सैन्य सहयोग की संभावना भी बढ़ी है। यानी अब वो व्यापारिक, व्यावसायिक और सैन्य सारे लेवल पर साथ आ रहे हैं। लेकिन अभी केवल आपको ईरान, मतलब चीन और ईरान की साझेदारी समझ में आ रही। अगला पेज लाइए जरा। हाँ, ईरान के अलावा चीन ने खाड़ी क्षेत्र के कई देशों जैसे यूएई, ओमान, ईरान और पाकिस्तान में बंदरगाहों में भारी निवेश किया है। ये सारे अमेरिका के चेले हैं, लेकिन यहाँ भी इन्वेस्टमेंट इनको चाहिए। इनको तो इन्वेस्टमेंट पे ही चल टिके हैं, यूएई वगैरह। यहाँ पे जमकर इन्वेस्टमेंट किया है। साथ ही पाइपलाइन और रेल नेटवर्क भी विकसित किए हैं, जो अमेरिका कभी नहीं कर पाएगा, जो ये इसके पास ताकत है, पाइपलाइन, रेल नेटवर्क, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला है और होर्मुज पर निर्भरता कम करने की कोशिश की गई है। अब चीन का प्रभाव इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, ऊर्जा और रक्षा से जुड़े क्षेत्रों तक फैल चुका है। हालांकि बाबूद का कहना है, अब जो कहना है इस पर अभी डिबेट में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं निजी तौर पर इससे सहमत नहीं हूं। हालांकि बाबूद का कहना है कि चीन के पास इतनी सैन्य ताकत नहीं है कि वो अमेरिका की जगह सुरक्षा का गारंटर बन सके। लेकिन अमेरिका की घटती सक्रियता और खाड़ी देशों का संतुलन बनाने का रुख चीन के लिए मौका बना रहा है। इसमें एक पॉइंट कि चीन के पास नई ताकत है जो अमेरिका की जगह सुरक्षा का गारंटर बन सके। गारंटर का जब गारंटी चेक होती है ना, गारंटी की, तब पता चलता है गारंटर में कितना झस था, कितना दम था। जब गारंटी चेक हुई तो वो दिवालिया निकला, खोखला निकला, फ्रॉड निकला। वो फर्जी में गारंटी लेके बैठा था कि हम गारंटी लिए हुए हैं। और उसकी ताकत कितनी है, वो ताकत अकेले ईरान ने बता दी, कि दुनिया को बता दी। अब ये मसला अमेरिका के फेवर में लाइन लिखने के लिए भले कोई लिख दे, अब दुनिया में अमेरिका कहेगा कि हम मुफ्त में गारंटी दे रहे हैं, तो आदमी कहेगा अपने घर रखो अपनी गारंटी। तुम भाऊ, ये चीन का दांव पूरे ग्लोबल बिल्कुल ऑर्डर को कितना चेंज करेगा, वर्ल्ड ऑर्डर पूरा। आशीष, अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री बेस इसलिए भी बना रहा था कि उसको चीन और रशिया पे चेक रखना था, ना कि इनको ज्यादा सुरक्षा देना था। सुरक्षा तो इनको एक लॉलीपॉप दिया रखा था कि आपकी भी सुरक्षा करेगी ये मिलिट्री बेस, पैसा भी ले रहा था उनसे। लेकिन उनको आप इमेजिन करिए, पूरे मिडिल ईस्ट से यदि ये बेसिस खत्म हो गए तो इनका एक बेस रहेगा इराक में, वो भी ईरान के मुहाने पे, फिर साउथ कोरिया में। जापान तो जगह जगह देखा नहीं, जापान भी अभी इसमें से कई लोग, मतलब साउथ कोरिया भी कितना साथ देगा पता नहीं। ऐसे में ज्योग्राफिकली यदि देखा जाए तो चीन को इन लोगों को सुरक्षा देने के लिए मिलिट्री बेस की जरूरत नहीं है। चीन को सुरक्षा देने के लिए चीन से ज्यादा दूरी नहीं है, कंपेयर जितनी अमेरिका से दूरी है मिडिल ईस्ट की, उसके अनुपात में चीन से बहुत कम दूरी है। अमेरिका कितनी सैन्य बड़ी ताकत है ये अकेले ईरान ने दिखा दिया, छोड़ दिए बाकी। चाइना क्या ताकत है, ये चाइना समय समय पे अमेरिका को आंखें दिखाता है और अमेरिका नतमस्तक होता है। चाइना के पास सिर्फ मिलिट्री ताकत ही नहीं है, चाइना के पास पैसा, चाइना के पास टेक्नोलॉजी,
और चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल जो है, जिससे वर्ल्ड की इकोनॉमी को वो अपने उंगलियों पर नचाता है। अमेरिका भी चाइना से इस मामले में खेल नहीं सकता। ये जितने तुम्हारे मिसाइल बन रहे हैं, ये सब ठप हो जाएंगे, उड़ेंगे नहीं यदि रेयर अर्थ मेटल गए नहीं चाइना से। तो चाइना इज अ डिफरेंट गेम। चाइना आज के डेट में मिलिट्री की ताकत मात्र आप कितने विमान और कितनी पनडुब्बियां और कितने जहाज उससे नहीं देख सकते। आज जितनी नेवी की ताकत अमेरिका की है, उसके सामने ईरान की तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। लेकिन उसी दबंग नेवी को अपने समुद्र में औकात दिखा दी। ज्योग्राफिकल लोकेशन मायने रखता है कि एडवांटेजेस कौन सा है आपके पास। ईरान अपने भूमि पे युद्ध लड़ रहा है और अमेरिका दूर से आके लड़ रहा है। चीन के लिए ज्यादा दूरी नहीं होगी मिडिल ईस्ट की। चीन का इन्वेस्टमेंट है वहां पे। चीन वहां बेस भी बनाएगा तो कल ये बोलेगा कि भाई हमारे इन्वेस्टमेंट को ही सेफगार्ड करने के लिए हम आए हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट है। और अमेरिका से अब लोग थक गए, अमेरिका के पागलपन से थक गए, अमेरिका के विमजिकल्स पर। बताइए आप मुझे, अमेरिका को मिलिट्री बेस दो, अमेरिका को पैसे दो, प्रोटेक्शन मनी, अमेरिका के डॉलर में धंधा करो, अमेरिका जो चाहे वो करो, उसके बाद आपके राजा को कोई कहे कि मेरा पछवाड़ा चाट ले, तो मुझे बताओ वहां की जनता क्या सोचेगी। अपमानित भी करता है ट्रंप, और वही चीन हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। नीचे लंका में चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। मिडिल ईस्ट में ऐसा कोई एक देश नहीं जहां चीन का इन्वेस्टमेंट नहीं है। पीछे अफ्रीका में चीन फैला हुआ है। पूरा अफ्रीका, तो पूरा अफ्रीका पूरा सब्दू कर लिया उसने जग में। अब अमेरिका के पास इधर दोस्त कौन है? पाकिस्तान जो नरुआ कुंजरुआ है, वो आधा इधर है आधा उधर है, उसको पता नहीं कब है। भारत, इसकी कोई गारंटी नहीं। बीच में साउथ अफ्रीका जो नॉर्थ अफ्रीका के परेशान है। ताइवान दोस्त है अमेरिका का, ताइवान जिस दिन चाहे निगल ले। अब जैसा मैंने कहा कि जब आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ऑयल सुप्रीम पावर ऑयल का ईरान के साथ साथ वो आर्म्स में भी होगा, वैसे आने वाले समय में पूरा इंडस्ट्रियल आउटपुट चीन के भरोसे होगा। क्योंकि जितना एआई का उपयोग होगा, जितना कंप्यूटराइज्ड उपयोग होता है, जितना डिजिटल आप जाओगे, उतना रेयर अर्थ मटेरियल ज्यादा लगेगा, जिसका पूरा भंडारण चीन के कब्जे में है। तो आने वाला समय चीन के बगैर ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा, चीन के साथ ईरान ने यदि एग्रीमेंट कर लिया, वर्ल्ड क्या कहेगा? भाई चीन कहेगा कि हम डेवलप कर रहे हैं हरमुज, आसपास का एरिया डेवलप कर रहे हैं, ईरान युद्ध में बर्बाद हो गया, उसको रिबिल्ड कर रहे हैं। कौन अपोज करेगा? और उसके एवज में वो फैसिलिटी ले लेगा, दोनों मिलके चलाएंगे हरमुज। और वो ज्यादा अच्छा है यदि चीन के साथ सामरिक हरमुज की व्यवस्था हो गई, तो इसके बाद वर्ल्ड की कोई ताकत हरमुज पे हाथ डालेगा तो ईरान और चीन साथ में उसका डिफेंड करेंगे। हाँ। उसके बाद आवाजाही के लिए टैक्स भी लगेगा, जाना है तो जाओ। ये अमेरिका ने ऐसा डब्बा खोला, भानुमति का पिटारा खोला है, इससे रिपरकेशन इतने दूर दूर तक जाएंगे आशीष, कि आने वाली कई सदियां कोसेगी इसको कि हार्मोज ठीक ठाक चल रहा था, इस पे इसने ऐसा काम कर दिया कि ईरान को एक बात समझ में आ गया कि उसके पास ऐसा शस्त्र है कि जो दुनिया का लाखों किलोमीटर दूर देश है, वो भी हार्मोज से बाप बाप करता है। ये तो हो गया पहला पार्ट। अब ये हार्मोज पे क्यों चाहेगा चीन, और इसमें दम क्यों है इस बात में? इसके पहले आपने याद आया होगा, ईरान ने एक बार स्टेटमेंट दिया जिसको बाकायदा हमने कल भी दिखाया था। ईरान ने स्टेटमेंट दिया कि अब युद्ध समाप्त भी हो गया तो हार्मोज पहले जैसा नहीं रहेगा। इसके मायने क्या है? हार्मोज जैसा पहले फ्री था वैसा नहीं रहेगा। अब हार्मोन ईरान के अनुसार चलेगा। वहां चलने वालों जहाजों को टैक्स देना पड़ेगा, वहां लॉजिस्टिक कौन तय करेगा, वहां सिक्योरिटी कौन तय करेगा, ये सारी बातें जो है वो ईरान तय करेगा। और जब ईरान ने कहा कि पहले जैसा नहीं रहा, तो क्या ईरान और चीन के बीच में कोई
अंडरस्टैंडिंग हो रही है हार्मोज को लेके कि हार्मोज आप हमारा मदद करो संभालने में, या क्या हार्मोज के ऊपर कुछ स्पॉट फैसिलिटीज चाइना बनाने जा रही है? और इसी खबर का दूसरा जो पार्ट है, क्योंकि चाइना के मुंह में खून लग गया है, जैसा चाइना अभी हार्मोज की जो स्थिति है वैसी ही स्थिति पनामा कैनल की है। पनामा कैनल जो अटलांटिका और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है वो पनामा के नियंत्रण में है, और उसमें से भी बहुत अच्छा ट्रैफिक चलता है। अब पनामा जो है एक इंडिपेंडेंट देश है। पनामा जो कैनल है, यहां पर हांगकांग के कंपनियों का नियंत्रण है कुछ वहां पे बंदरगाह जैसी फैसिलिटी पे। हाल ही में पनामा के सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और हांगकांग की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बल्बोआ और क्रिस्टोबाल पोर्ट फैसिलिटी से खत्म कर दिया। अब ये इनडायरेक्टली चाइना के पास था। चाइना के पास बाकी भी पनामा कैनल का कंट्रोल है, मतलब फैसिलिटीज है। इसके विरोध में चीन ने पनामा फ्लैग के जो जहाज है उनको अपने बंदरगाह में रोक के रखा, वो जाने नहीं दे रहा। तो ये परसों तक की खबर जो है उसमें जो मार्च में 124 जो जहाज रोके उसमें 92 जो है वो पनामा के, और तब से करीब करीब आज 15 दिन हो गए हैं वो जहाज उस बंदरगाह में रुके हुए हैं। कंपनियों का नुकसान हो रहा है और कंपनियां बाप बाप कर रही है। मैं अब उस खबर को हाँ, पहले एक बार खबर भी दिखा दो कि आप थोड़ा, हाँ, नेटवर्क थोड़ा मुझे बाहर का प्रॉब्लम था, तो मैंने सोचा कि आधा समय हो गया है, तो मैंने बोला आप पनामा पे शिफ्ट हो जाओ, तो आपके अनुमति के बगैर तो आप जरा मुझे दिखा दीजिए, खबर दिखा दीजिए, तो एक आइडिया आता है लोगों को। हाँ, ये खबर जो हमने कहा था कि ये एक अलग अदृश्य युद्ध है, यही अदृश्य युद्ध बहुत बुरा उलझाया हुआ है। हेडलाइन लाइए जरा भैया, हेडलाइन लाइए। एक और युद्ध, भारत की बढ़ी चिंता, होर्मुज के बाद पनामा नहर पर भिड़े अमेरिका चीन। कितना अहम है ये रास्ता, कितना अहम है इससे आप जान लीजिए। 20% एनर्जी होर्मुज स्टेट से है, पूरा एनर्जी का कारोबार, और पूरी दुनिया का जो ग्लोबल पूरा जो है व्यापार है, पूरी दुनिया का व्यापार, उसका 5% अकेले इससे पनामा नहर से होता है। तो इसका बहुत महत्व है। जब लाइए भीतर थोड़ा सा दिखा दो, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, फिर डिटेल में चलते हैं भाऊ के पास। अमेरिका के विदेश मंत्री, देखिए टकराव कहां तक पहुंचा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि चीन पनामा के झंडे वाले जहाजों को अपने बंदरगाहों पर रोककर उन पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि पनामा नहर पर कब्जे की कोशिशों से कूटनीतिक गतिरोध बढ़ जाएगा। यानी अमेरिका का कहना है कि चीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है पनामा पर। रूबियो ने कहा कि चीन का कदम पनामा में कानून के शासन को कमतर करने की कोशिश है। पनामा एक संप्रभु राष्ट्र और ग्लोबल कॉमर्स के लिए वाइटल पार्टनर है। जहाजों को यहाँ पर रोककर आवाजाही में देरी के साथ ऐसे और कदम इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम पर असर डालेंगे। रूबियो का कहना है कि चीन के दबाव से पनामा से होने वाले कारोबार की लागत बढ़ जाएगी और पूरी दुनिया में उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। एक क्राइसिस से अभी हम जूझ रहे हैं, दूसरा क्राइसिस, और भारत यहां पर भी पिसेगा। भारत का जो एक्सपोर्ट है वो मेजर एक्सपोर्ट इस रास्ते से होता है। एक्सपोर्ट महंगा हुआ तो और हमारी बैंड बजी। चीन ने अमेरिका के आरोपों से इनकार किया है और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियांग ने कहा कि अमेरिका के इन आरोपों से उसके नहर के कब्जाने की नीयत की पोल खुल गई है। यानी वो कह रहा अमेरिका कब्जा रहा है। चीन की स्टेट मीडिया के अनुसार अमेरिका कानून का शासन के बजाय अपनी साम्राज्यवादी सोच को पूरा करना चाहता है और इस संवेदनशील क्षेत्र में
ट्रेड रूट्स और ढांचे को लेकर अमेरिका चीन के बीच गतिरोध व्यापक होता जा रहा है। अब एक और पन्ना लाइए, इसमें देखिए साम्राज्यवादी सोच की बात अभी चीन ने की। जब इस टर्म में 20 जनवरी 2025 को ओपनिंग सेरेमनी थी ट्रंप की, उसके बाद पनामा को लेकर के उसने अपनी साम्राज्यवादी सोच बता भी दी थी कि हम ये पनामा ले लेंगे, और नाम उसका रखने लगा था। अमेरिका चीन के संबंध हाल में ईरान से युद्ध के चलते खराब हुए हैं। माना जा रहा है कि चीन रूस इस युद्ध में ईरान को हथियार और रडारों से सपोर्ट कर रहे हैं, और वहीं ईरान चीन को भर भर के कच्चा तेल दे रहा है। इस युद्ध को कुछ एक्सपर्ट अमेरिका और चीन के बीच की असली लड़ाई बता रहे हैं, जिसमें ये लाइन ध्यान दीजिएगा, जिसमें पेट्रो डॉलर बनाम पेट्रो युआन के बीच संघर्ष हम है। पेट्रो युआन, हमने कल एक कार्यक्रम किया था कि ये शायद ईरान पेशकश एक तैयार कर चुका है ऑफर कि जो लोग भी पेट्रो युआन, मतलब युआन में या यूरो दोनों देगा, यूरो को भी खींचेंगे लोग, कि यूरो और युआन में जो व्यापार करेंगे उनके लिए होर्मुज खोला जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। चीन कच्चे तेल की खरीद बिक्री डॉलर के बजाय चाइनीज मुद्रा युआन में करने पर जोर दे रहा है। अमेरिका चीन में टेंशन की बड़ी वजह यह भी है कि ट्रंप मार्च के आखिर में चीन जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने ईरान युद्ध का हवाला देते हुए अपना दौरा मई तक के लिए टाल दिया। अब हटा दीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये पनामा कनाल का क्या है, कितना लंबा है? 82 किलोमीटर लंबा है। पनामा कैनल का प्रॉब्लम ऐसा है कि पनामा कैनल में बहुत पहले से हांगकांग जब यूके के पास था, तब से हांगकांग की कई कंपनियों का पनामा कैनल के आसपास जितने भी बंदरगाह है उस पे उनका नियंत्रण था। जैसा चारबाग बंदरगाह भारत चला रहा था या भारत उसको डेवलप कर रहा था, वैसा हांगकांग यानी चीनी कंपनियों ने उसको डेवलप किया और वो चला रहे थे। उसके बाद पनामा के सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश निकाला। उसके पीछे भी कहते हैं कि अमेरिका की ही उसमें राजनीति थी, और उसमें बलबोआ और क्रिस्टोबाल, ये दो जो पोर्ट्स थे, उनको उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके वापस ले लिए। इससे चीन बौखला गया, और चीन ने क्या किया, बाकी जो बंदरगाह है उसमें पनामा फ्लैग, अब एक समझा कीजिए, पनामा फ्लैग के जो जहाज है उसको उन्होंने रोक लिया। मार्च महीने का आंकड़ा जो है मेरे पास, 15 दिन से अटके हुए हैं। मार्च में 124 जहाज अटकाए थे उन्होंने, उसमें अकेले पनामा फ्लैग वाले पनामा की नहीं, पनामा फ्लैग वाले 92 जहाज है, 92 जहाज है। तो उससे क्या हो गया, झटका लग गया। अब आप लोग कहेंगे कि भाई पनामा फ्लैग से इतना परेशान क्यों? प्रॉब्लम यह है कि जब जहाज का रजिस्ट्रेशन होता है तो सबसे कम कीमत में और सबसे जल्दी रजिस्ट्रेशन पनामा में होता है किसी भी जहाज का, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए। तो वो सारे जहाज जो है वो पनामा में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। उससे पनामा को एक साल में 700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। यदि भी पनामा फ्लैग जहाज हर जगह तकलीफ में आने लगे तो कोई पनामा में रजिस्टर नहीं करेगा, वहां से भागेंगे, तो पनामा में वो रेवेन्यू लॉस है। ये उन्होंने इसलिए पनामा के फ्लैग रोक रहे हैं। और पनामा में रजिस्ट्रेशन कैसा, वैसा मैं इंडिया में बोलता हूं, जो लोग थोड़ा ट्रक के धंधे को जुड़े हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उनको पता है कि आप जब नेशनल परमिट लेते हैं तो उसके लिए बहुत फॉर्मेलिटीज होती है। नेशनल परमिट आपको हर स्टेट में मिल सकता है, राज्य का परमिट, नेशनल परमिट, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन हरियाणा ऐसा राज्य है जिसमें नेशनल परमिट बहुत इजीली मिलता है। तो आपको इस देश के 90% ट्रक्स जो है हरियाणा के फरीदाबाद से नेशनल परमिट वाले मिल जाएंगे। वैसे ही जहाज का जो परमिट है नेशनल का, जो जिस देश से लेता है उसका फ्लैग उस पे लगता है, तो पनामा का फ्लैग है। तो पनामा के फ्लैग करना मतलब पनामा को रेवेन्यू भी मिलता है उससे। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि पनामा फ्लैग यदि परेशानी में आ गया तो पनामा का रजिस्ट्रेशन परेशानी में आ जाएगा, वो धंधा खो देंगे। और इसके बाद उनके सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, ये वो हांगकांग की कंपनी मानने को तैयार नहीं है। वो कहती कि हमारे साथ अन्याय हुआ, ये दोनों पोर्ट हमने डेवलप किए और हम चला रहे थे। अमेरिका ने वहां खेल किया, उसका जवाब चीन ने दिया। लेकिन अमेरिका जो पनामा के बिल्कुल मुहाने पे बैठा है, अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि वो चीन को सिर्फ स्टेटमेंट दिया कि कोई अपनी नेवी की जहाज भेज के वो जहाज को छुड़वाए। वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है, इससे लोगों को तकलीफ होगी।
मतलब ये जानता है चाइना कि पनामा उनके पास है, वर्चुअली पनामा उनके पास है, चाइना के पास। यही कारण है कि वो पनामा का नेशनलाइजेशन करना चाहता था अमेरिका, और वो कहता था कि ये पनामा का कैनल है जो अमेरिका का है, पनामा का नहीं। एक साइड से हम है तो हमारा चैनल हो गया और इसको हम अमेरिका चैनल कहलाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। वैसे ही यदि पनामा के साथ साथ आपने हार्मोज पे भी कंट्रोल कर दिया, और हार्मोज के बाद हार्मोज से पैरेलल एक और है सुएज, जो हमने देखा, जो हुती के कब्जे में है, और हुती कोई नहीं, ईरान का ही एक ऑफशूट है। यदि वो भी कल एग्रीमेंट में आ गया तो आप समझ लीजिएगा दुनिया का पनामा से लेके रेड सी से लेके यदि हार्मोज तक चीनी चीन रहा तो इस लॉर्ड ऑफ द सी किसको कहेंगे आप? समुद्र में किसकी ताकत है फिर? समुद्र में ताकत, व्यापार पे ताकत, आपका आवागमन पे ताकत, और एनर्जी तो छोड़ दीजिए आप। एनर्जी तो वो वैसे भी रशिया, चाइना और ईरान और मिडिल ईस्ट, ये आने के बाद बचता क्या है? थोड़ा बहुत अफ्रीका और अमेरिका, यही तो बचता है तेल में। और इराक जो अमेरिका के पास है, वेनेजुएला जो अमेरिका के पास है। लेकिन वेनेजुएला भी कब तक रहेगा? क्योंकि वेनेजुएला इन्होंने ले तो लिया है, लेकिन वेनेजुएला में सारे 20-25 साल से वो झेल रहा था वहां पे सैंक्शंस, तो वो डिफॉल्ट है। वहां की रिपोर्ट जो आई है वेनेजुएला की कि वहां मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका को झोंकने पड़ेंगे, तब जाके क्रूड निकलने की स्थिति में होगा। जब निकलेगा तब बेचोगे ना। अभी तो वो 5% कैपेसिटी पे नहीं निकल रहा है, बेचने पर भी भारत में तो कोई रिफाइनरी नहीं है जो उसको रिफाइन कर पाए, उसको रिफाइन करे। दूसरी बात, वो बेचारा 5% भी निकालता था तो वो क्यूबा के सिवा कोई लेवार नहीं था उसका, क्यूबा को ही बेचता था। जो अभी इसने वेनेजुएला लेने के बाद क्यूबा को बंद कर दिया, तो अभी रशिया ने क्यूबा को भेजा। तो ये जो आप मतलब इमेजिन करिए, इतने सारे कैनाल और इतने सारे स्ट्रेट यदि चाइना के प्रभुत्व में आ गए तो चाइना अपना सिर्फ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, अभी तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, चाइना टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, सी रूट्स और एनर्जी कहां करेगा? और अमेरिका की हालत तो जैसा रशिया की हालत पूरी यूक्रेन ने बता दी। 1.5 साल से युद्ध चल रहा है। रशिया सुपर पावर हुआ करता था, लेकिन 1.5 साल से युद्ध लड़ रहा है। वैसा ही अमेरिका, ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो प्रोडक्ट थे दो, रशिया और अमेरिका, ये दोनों की मुट्ठी खुल गई। अमेरिका, थोड़ा बहुत भी लोग मानते थे कि चलो भाई रशिया तो विघटित हो गया, अमेरिका तो अभी है तो लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका की तो बिल्कुल ही पोल खुल गई, पूरी तरह से पोल खुल गई। जिस देश में लोग आर्मी ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं हो और आपको 32 साल का उम्र 42 साल करनी पड़ रही है, और गांजा और भंगड़ियों को भी आपको लेना पड़ रहा है साथ में। चलो पीता है गांजा, आजा भाई, गांजा पी के गोली चला, लेकिन गोली तो चला। तो आप समझ जाइए उस देश की स्थिति क्या होगी। नहीं, हालात भाऊ दूसरे एंगल से देखिए तो इसको अगर हमारे यहाँ की मीडिया होती तो कहती मास्टर स्ट्रोक है ट्रंप का, क्योंकि चीन में होशो हवास में तो कोई जाएगा नहीं युद्ध लड़ने, होशो हवास में तो जाएगा नहीं, तो गजेड़ी ही जाएगा। हाँ, बस हमारे यहाँ पे उसको भी मास्टर स्ट्रोक होते हैं, मास्टर स्ट्रोक कहते हैं कि होशो हवास वाले सैनिक नहीं कहानी सुनाते। और एक कहानी सुनाती, एक आदमी मार खा के आया, फिर उसने भांग पी और जाके 5 लोगों को अकेले ने मारा। भांग के नशे में उसको समझ ही नहीं आ रहा था, वो मार रहा था सबको, लोग भग गए। यह है मास्टर स्ट्रोक। भांग पियो, युद्ध करो। जय राम जी। शिव जी का प्रसाद, बम बम बोले बोल के सीधा युद्ध करो। मतलब इसमें सबसे लोग, मतलब ये आपने बहुत सही कहा कि इसको भी मास्टर स्ट्रोक कहते, लेकिन वस्तु स्थिति है कि कितने लो लेवल पे चीजें आ चुकी है अमेरिका में। ये पेट्रो डॉलर कोलैप्स हुआ तो आप देखिएगा अमेरिका की स्थिति, बैंक्रप्सी। अमेरिका जितना कर्जदार देश विश्व के किसी भी कोने में नहीं है। 39 ट्रिलियन उसकी इकोनॉमी, टोटल इकोनॉमी का साइज 30 ट्रिलियन है।
30 ट्रिलियन की जीडीपी है, उसी ना 30 ट्रिलियन उसकी है, 20 ट्रिलियन चीन की है, और हमारी 4 ट्रिलियन है, जिसको मतलब हम आगे बढ़ा ही रहे हैं पर कैपिटा इनकम भूल करके, बस अडानी की संपत्ति को बढ़ा करके इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। 30 ट्रिलियन की जीडीपी है और 39 ट्रिलियन कर्ज है। सोचिए आप कितना बड़ा फर्क है। मतलब रातों रात जैसे ही उसके पास एक ही ताकत है जो ड्राइव कर रहा है अमेरिका को, वो ताकत है पेट्रो डॉलर। उसका डॉलर मतलब वही, उसी की करेंसी सबको, सब अपने फॉरेक्स में उसी की करेंसी, वही डॉलर रखना है, वही विदेशी मुद्रा भंडार है, कितना डॉलर रख लिए, इस वजह से बस टिका हुआ है। इस पर अगर चोट कर दिया तो ईरान का 7 जन्मों का बदला पूरा हो जाएगा, 47 साल का नहीं, 7 जन्म का बदला पूरा हो जाएगा, फिर खत्म, फिनिश अमेरिका। नहीं, वो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बातें चल रही थी। धुआं ऐसे ही नहीं निकलता, जो कहीं ना कहीं तो आग लगी है, तभी धुआं निकलता है। 2 दिन पहले जब ईरान ने कहा कि हार्मोज पहले जैसा नहीं रहेगा, इसके कई मायने हैं। अब वो मायने धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहे हैं। आज भी डिकोड कहा हो रहे हैं। भाऊ, आज भी हमने मिड डे मुद्दम दिखाया था, आज भी कहा हाँ, आज भी कि कहा हॉर्मोज खुलेगा तो पहले जैसा नहीं रहेगा। पहले जैसा नहीं रहेगा। वो पहले जैसा नहीं रहने का मतलब ऐसा थोड़ो है कि उसमें 4 ट्राली मिट्टी गिरा करके उसकी गहराई कम कर देगा, पाट देगा हॉर्मोज। उसकी पहले जैसा हॉर्मोज नहीं, मतलब पहले जैसा नहीं, मतलब जो जिस हिसाब से आप आज आ रहे थे वैसा नहीं रहेगा। आपके लिए की खुला इकोनॉमी रहेगा, बदल व्यापार देगा। होगा, लेकिन नए कंडीशंस, नए रूल्स, नए रेगुलेशंस में होंगे। वो रूल्स रेगुलेशन क्या चीन के साथ मिलकर करते हैं, अकेले करते हैं तो समय बताएगा, लेकिन ज्यादा जो संभावना लगती है वो चीन के लिए, क्योंकि ये जो खाड़ी के देश है बेचारे, जिनके पास पैसे बहुत है, तेल बहुत है, उनको एक बात समझ में आ गई, तेल हम पी नहीं सकते, डॉलर हम खा नहीं सकते, सोने से पेट भरता नहीं, खाने के लिए अनाज चाहिए, वो जो हॉर्मुज से आ नहीं रहा है, इसलिए सब पस्त है। तो इन सबको पता है कि हमको लड़ना भी नहीं है, लेकिन माए बाप कोई ना लड़े, ऐसी कोई, अब इनके लिए, सबके लिए, यदि वो सब ईरान के साथ हो गए तो उनके लिए एक ही दुश्मन है, वो इजराइल। तो उस इजराइल को चेक करने के लिए ईरान ही काफी है, बाकी कोई देश नहीं है, क्योंकि ईरान अब इस्लामिक देशों में एक बहुत बड़ा अभिभावक बन के उभरेगा, ये बात भी तय है। चलिए, ये देखिए पेट्रो डॉलर का खेल, ये खेल सबसे रोचक और सबसे घातक है, दोनों चीज है, रोचकता भी है, घातक भी है, और थोड़ा तकनीकी भी है, तकनीकी भी है। तो इस पर हमारी निगाह है, कोशिश करेंगे कि हम भाव जो इस पे अपडेट होगी वो लेकर के आएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।